Hello student, I am Rashmi Vadwa, Assistant Professor of St. Andrew Institute of Technology and Management from ETCE Department. Student, today's topic is Z transform and inverse Z transform. स्टूडेंट हम लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं Z ट्रांसफॉर्म की टू प्रॉपर्टीज एंड इंट्रोडक्शन ऑफ Z ट्रांसफॉर्म. सो इन दिस लेक्चर हम आगे की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ Z ट्रांसफॉर्म इज टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी. Time scaling property is what? When a discrete time signal xn having a z transform is xn, then उसका z transform हमने last lecture में पढ़ा था xz होता है, having a region of convergence is r. So apply scaling property on xn. I am scaling this xn by m, by unit m. This is nothing, just a performing an expansion. So when you are performing this expansion or this scaling property by m unit, then you will get a z transform, a new z transform, that is x z raised to power m. So region of conversion is also r raised to power 1 by m. So how to prove this property? C, xz is equals to summation n is equals to minus infinity to infinity xz z raised to power n. So our new signal is xn की जगह हो जाएगा xn minus n divided by m. This is n z raised to power n. n is equals to minus infinity to infinity. अब हम जब भी इस तरह की प्रॉपर्टीज को प्रूव करना होता है, चाहे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, चाहे स्केलिंग प्रॉपर्टी है, देन put n is equals to km, n is equals to minus infinity to k is equals to infinity. जब हम n को कुछ यूनिट कुछ अमाउंट पुट कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हम अपने लिमिट्स को अपडेट करेंगे. देन n is equals to minus infinity and k is also minus infinity, and n if n is equals to infinity, then k is equals to infinity. Then new z transform is xz. पुटिंग x is equals to n की जगह आपने km रख दिया, यहाँ पर m से m कैंसिल हो गया और z की पावर आ जाएगा माइनस एज इट इज, n की जगह आप रख देंगे km. So summation n is equals to minus infinity to infinity xk z raised to power minus m minus k. अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 से कंपेयर करें. दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1. आप देखें कि यहाँ पर n की जगह पे क्या आ रहा है, k. देखिए k, n की जगह k और n की जगह k. Rest of the part is same. So the we can say that the property is proved. X bar z या फिर x dash z, or you can say the new z transform is equals to x raised to power x into z raised to power n. This is the proof of the time scaling property. नेक्स्ट इज द टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी. देखिए हमने नेक्स्ट क्लास में पिछले लेक्चर में हमने दो प्रॉपर्टी की थी, तो सेकंड प्रॉपर्टी से मिलता जुलता इसका प्रूफ है. तो दिस इज द असाइनमेंट फॉर यू स्टूडेंट, इन विच एक्स एन इज अ जेड ट्रांसफॉर्म इज एक्स जेड और एक्स माइनस जेड हम कुछ एन यूनिट का शिफ्ट कर देते हैं माइनस एन यूनिट से. सपोज एक्स 4, एन की वैल्यू 4 थी, अब एक्स की वैल्यू -4 हो जाएगी, तो उसका जेड इनवर्स में क्या हो जाएगा, जेड की जगह जेड इनवर्स आ जाएगा. दिस इज प्रूफ, दिस इज होमवर्क फॉर यू स्टूडेंट्स. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज स्केलिंग ऑफ जेड. स्केलिंग ऑफ जेड में क्या होता है, देखिए एक्सएन का जेड ट्रांसफॉर्म एक्स जेड है, ठीक है. अब हमने a इंटू एन इंटू एक्सएन, अब अपने उस एक्सएन सिग्नल को a यूनिट से स्केल कर दिया है. देन द न्यू जेड ट्रांसफॉर्म इज एक्स जेड बाय a. सो प्रूव इज एक्स बार जेड. कैसे प्रूव करेंगे, हमें एक न्यू सिग्नल लेना है. एक्स बार जेड हम जब ले रहे हैं तो हमारा ये एक न्यू जेड ट्रांसफॉर्म हो जाता है, इन विच एन इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए एन एक्स एन जेड रेज टू पावर माइनस एन. तो एक्स जेड ट्रांसफॉर्म एक्स डैश जेड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एन इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एन. अब आपने क्या किया है, ए इनवर्स जेड रेज टू पावर एन. अब हमने क्या किया है, हमने अपने एक्सन सिग्नल की जगह, इस एक्सन सिग्नल की जगह ए एन एक्सन रख दिया था, ठीक है. अब हमने ए एन एक्सन, यहाँ पे ऊपर ये एक्सन था ना जो हमारी फर्स्ट यूनिट थी, ये रहा दिस वन, इस एक्सन की जगह रख दिया ए एन और एक्सन. तो हमने क्या किया, ए और जेड इन दोनों का कॉमन ले लिया, पावर कॉमन लेंगे तो ए इनवर्स जेड की पावर हो जाएगी माइनस एन. जब आप अंदर से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू माइनस एन इंटू माइनस 1 हो जाएगा एन और जेड हो जाएगा माइनस एन. तो इसलिए आपका ए
एन एज इट इज रहेगा और जेड की पावर माइनस एन। जब हम इन्हें कंबाइन करके लिखेंगे तो ए इनवर्स बन जाएगा और जेड इन की पावर माइनस एन बन जाएगा। नाउ कंपेयर दिस विद इक्वेशन, आप इस इक्वेशन से कंपेयर करें, आपको जेड इनवर्स की जगह क्या दिख रहा है, जेड की पावर माइनस एन है, तो आपको जेड की जगह यहाँ पे क्या मिल रहा है, a inverse z. So we can say that the new z transform of xz is equals to x a raised to power minus inverse z into में x dash z is equals to x z by a inverse है, तो आप z by a भी लिख सकते हैं। तो so we prove the new scaling property. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कॉन्वोल्यूशन इन टाइम। बेसिकली जो सारी प्रॉपर्टीज हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, पेपर में कई बार पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय जेड ट्रांसफॉर्म एंड लिस्ट आउट एनी 5 प्रॉपर्टीज ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म और prove and explain the properties of z transform. Now come to the convolution in time property. When there is a one signal xn, उसका z ट्रांसफॉर्म है xz, नेक्स्ट सिग्नल है x2n, उसका z ट्रांसफॉर्म है x2z, having a region of conversion r1 and r2, then new signal is what x1n and x2n का कॉन्वोल्यूशन जो होगा वो उसका z ट्रांसफॉर्म होगा z डोमेन में दोनों सिग्नल्स की मल्टीप्लीकेशन। यू कैन सी अ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन these two z transform, that is x1z dot product x2z, then their ROC will be greater than equals to intersection of both the regions. जैसे R1 is the reason for first signal, R2 is a reason for second signal, then इनकी intersection इनका ROC हो जाएगा। तो this is the convolution property in time. Now prove करने के लिए अब हम क्या कर रहे हैं, x1n और x2n ये convolution है, इसका new z transform निकालेंगे। We require to calculate it. If it is equals to x1z and dot x2z, then we prove this property. How to prove this property? See, x dash z, this is a new signal. Apply this xn की जगह, अब हमारा जो पूरा फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला है जिसमें हम xn इज इक्वल xz इज इक्वल टू xn समेशन ऑफ xn z रेज़ टू पावर माइनस n लिखते हैं, वहां पर हमने इस कॉन्वोल्यूशन फॉर्मूले को लिख दिया, दैट इज n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x1n कॉन्वोल्यूशन x2n देन मल्टीप्लाई z रेज़ टू पावर n। अब हमारे पास कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी होती है, उसका फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। बेसिकली कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी क्या कहती है, when there is a convolution in n domain signal, then उनकी जो प्रॉपर्टी होती है x1 के समेशन n minus infinity to infinity case minus infinity to infinity, then x1 changes to x1k and x2n changes to x2n minus k, और उनका प्रोडक्ट हो जाता है। बीच में देखिए यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, that is z raised to power minus n. Because we know this convolution property, so apply that formula in this above equation. आपने कुछ नहीं किया, इस फॉर्मूले को उस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दिया, then x1n convolution x2n is equals to summation x1k x2n minus k, when where limits of the summation is n tends to power minus infinity to infinity, k tends to minus infinity to infinity. Now how to prove this? Put n minus k is equals to m, then n is equals to m plus k. अब हमने क्या किया, n माइनस के को यहाँ पर n माइनस के को m रख दिया, एंड जब z रेज़ टू पावर माइनस n होता है वहां n की जगह m प्लस के कर दिया, हमने इसके पावर्स को अलग अलग कर दिया। सी दिस रिमेनिंग पार्ट इज सेम, देन z रेज़ टू पावर माइनस m, लिमिट्स को अलग अलग ब्रेक कर देंगे, समेशन को अलग मिलेगा। तो मेक एन रीअरेंजमेंट इज लाइक दैट, समेशन ऑफ x k z raised to power minus k, summation of minus m is equals to minus infinity to m infinity x to m z raised to power minus m. Now if we look this equation closely, is z transform of first part is equals to x1z and similarly other part is equals to x2z. So we get xz dash new z transform is equals to x1z into x2z. We prove this property. नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन इन टाइम। सी बॉयज स्टूडेंट, जैसे आपने देखा कि मल्टीप्लीकेशन इन टाइम जो ये प्रॉपर्टी है x1n x2n इज इक्वल्स टू 1 2 पाई j x1n कॉन्वोल्यूशन x2z, ये हमें क्या करना है, इस प्रॉपर्टी को आपके लिए असाइनमेंट है, यूज मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड यू कैन डू दिस property, you can do this, the proof of this property, multiplication in time. Now come to the initial value theorem.
देखिए अब आने वाली जो दो प्रॉपर्टीज हैं या दो थ्योरम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के अकॉर्डिंगली, इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम. व्हाट डू यू मीन बाय इनिशियल वैल्यू थ्योरम? If xn is a causal sequence with z transform xz, then the initial value theorem can be determined by the z transform. Suppose आपको एक xz दे दिया और कहा कि इसका इनिशियल वैल्यू थ्योरम निकालो, तो कैसे फॉर्मूला है? बेसिकली इनिशियल मीन्स ऑन स्टार्टिंग पॉइंट, दैट्स वाई हम इसके फॉर्मूले में यहाँ लिख रहे हैं x0. दिस इज योर x0 which is equals to limit n tends to infinity xn एंड लिमिट अप्लाई कर देंगे z टेंस टू इन्फिनिटी xz. अगर आपके पास xn दिया है तो आप उसमें n को इन्फिनिटी अप्लाई कर दें. अगर आपके पास xz दिया है तो आप उसमें z की लिमिट्स इन्फिनिटी अप्लाई कर दें, देन यू विल गेट द इनिशियल वैल्यू थ्योरम. अभी हम इन थ्योरम्स बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे तो हम डिस्कस करते हैं कि कैसे इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम को सॉल्व किया जाता है. नेक्स्ट, final value theorem. If z transform of xn is xz and poles of xz are all inside the unit circle, then the final value of the sequence is x raised to x infinity. That can be determined by using x infinity, means that final, initial means 0 and final means infinity. Then limit n tends to infinity xn, that is equals to limit z tends to 1 और मल्टीप्लाई आपको उसके एक्स जेड को जेड ट्रांसफॉर्म को 1 माइनस जेड की पावर -1 से मल्टीप्लाई करना है. मेक श्योर आपको उसके जेड ट्रांसफॉर्म को 1 माइनस जेड की पावर -1 से मल्टीप्लाई करना है. देखिए कैसे करें. बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किया है. जैसे ये फर्स्ट ही है, इफ एक्स जेड इज दिस. अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक्स जेड दिया हुआ है, एक्स जेड दिया हुआ है which is equals to 2 plus 3z की पावर -1 plus 4z की पावर -2. Find the initial and final value of the corresponding sequence xn. अब हमें कहा है कि इस corresponding sequence की initial और final value निकालनी है. So how to find out? देखिए ऊपर प्रॉपर्टी देख लीजिए आप दोबारा से, x0. See this property, x0 निकालना है. अब हमें z ट्रांसफॉर्म इज गिवन है, z ट्रांसफॉर्म, इफ z ट्रांसफॉर्म इज गिवन देन z, हमने उसके z ट्रांसफॉर्म में z टेंड्स टू पावर इन्फिनिटी अप्लाई कर देना है. z टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई कैसे करेंगे? z टेंड्स टू इन्फिनिटी हम अप्लाई करेंगे ऐसे. देखिए दिस इज x0 अगर इनिशियल निकालना है, अगर इन्फिनिटी तब निकालेंगे जब फाइनल निकालना है. अब हमने xz के ऊपर लिमिट्स लगा देनी है z टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो x z हो जाएगा 2 प्लस में 3 बाई जेड. z -1 है तो 3 बाई जेड लिख सकते हैं, प्लस 4 z की पावर -2 है तो 4 बाई जेड स्क्वायर लिख सकते हैं. अब अप्लाई कर दो z टेंड्स टू पावर इन्फिनिटी, तो 1 बाई इन्फिनिटी 0, 3 बाई इन्फिनिटी 0, 4 बाई इन्फिनिटी 0, यू विल गेट द आंसर 2. नेक्स्ट, जब हम इसी पे फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाएंगे देन x टेंड्स टू इन्फिनिटी, हम कैसे लगाएंगे? लिमिट z टेंड्स टू 1, 1 माइनस z इनवर्स x जेड. सो देखिए हमने जब उस x जेड को 1 माइनस z इनवर्स से मल्टीप्लाई करा देन यू विल गेट 2 प्लस z इनवर्स प्लस z स्क्वायर, z -2 माइनस 4 z की पावर -3. नाउ अप्लाई द लिमिट z इज इक्वल्स टू 1. अब हम z की जगह 1 रख देंगे. सो z की जगह अगर 1 की पावर कुछ भी होती है तो वो 1 ही होता है. सो 2 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 4, दैट इज योर आंसर इज 0. 4 माइनस 4 इज 0. ठीक है. सो दिस इज द फाइनल थ्योरम एंड इनिशियल थ्योरम. बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में. जनरली इनिशियल और फाइनल वैल्यू थ्योरम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं विद न्यूमेरिकल. तभी मैंने इस पे एक न्यूमेरिकल डाल दिया है. प्रैक्टिस के लिए आप बुक से और एक दो न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट इज, आपने जब स्केलिंग प्रॉपर्टी पढ़ी तो मैंने उसके बेस पे आपको दो न्यूमेरिकल दिए हैं. इसमें मैंने इनके आंसर्स भी दे दिए हैं ताकि आप मैच कर सके. आप जब सॉल्व करें तो दो क्वेश्चंस दिए हैं. आपने a रेज टू पावर n cos ओमेगा n और a रेज टू पावर n sin ओमेगा n इसका z ट्रांसफॉर्म निकालना है. ये पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं पेपर में, इसलिए आप इसे अपने हाथ से एक बार करके देखना स्टूडेंट्स. एंड z इज इसका आंसर्स भी दिया है और आप देख सकते हैं दोनों आंसर्स के बीच में एक कॉमन चीज है कि दोनों का डिनोमिनेटर में जो आंसर वो दोनों सेम है, जस्ट चेंजेस इन न्यूमिनेटर. तो यूजिंग स्केलिंग प्रॉपर्टी यू कैन फाइंड आउट द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस. नेक्स्ट टॉपिक is student inverse z
transform. Basically, inverse Z transform is a method to find out the xn from xz. अब तक हम xn से xz निकाल रहे थे, अब हम xz से xn निकालेंगे. तो हमारे पास 3 मेथड्स है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड एंड रेजिड्यू मेथड. मैंने तीनों मेथड्स का एक एक एग्जाम्पल लेके तीनों मेथड्स को आपको एक्सप्लेन किया है. आप लॉन्ग डिवीजन मेथड जब सॉल्व करेंगे तो आपको एक न्यूमेरिकल दिया है, पार्शियल में भी मैंने ऐसे ही किया है और रेजिड्यू मेथड में भी ऐसे किया है. सी, जैसे कि फर्स्ट मेथड में नाम से क्लियर है, लॉन्ग डिवीजन मेथड. इस लॉन्ग डिवीजन मेथड का मतलब है हम लॉन्ग डिवाइड करेंगे न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से. सो देखिए, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड डिटरमाइन द इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म. एक्स जेड इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 अपॉन में 1 माइनस 3/2 जेड इनवर्स प्लस में 1/2 जेड की पावर -2 व्हेन ROC इज ग्रेटर देन 1. देखिए, when z is greater than 1 ROC is exterior of the circle, then xn is a causal sequence. By dividing the numerator xz by its denominator we obtain. अब हमने क्या करना है, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है. सिंपली हम जब, ये तो हमारा बहुत बेसिक है, जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का मतलब है डिवाइड करना. सो हमने न्यूमिनेटर को लिखा, दैट इज योर न्यूमिनेटर 1 माइनस 3/2 जेड इनवर्स प्लस में 1/2 जेड की पावर -2. एंड देन आप इसको न्यूमिनेटर से 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज 1 प्लस में 3/2 जेड की. अब आपने क्या किया, पहले आपने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, तो यू विल गेट दैट दिस इक्वेशन 1 माइनस 3/2 जेड इनवर्स प्लस में 1/2 जेड रेज टू पावर -2. अब 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग पार्ट इज 3/2 जेड इनवर्स प्लस में 1/2 जेड इनवर्स. जब माइनस कर रहे थे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर 3/2 जेड इनवर्स है माइनस 1/2 जेड की पावर -2 होगा. फिर नेक्स्ट आपने इसको मल्टीप्लाई किया 3/2 जेड इनवर्स से, 3/2 जेड इनवर्स माइनस 9/4 जेड की पावर स्क्वायर प्लस 3/4 जेड की पावर -3. then 3/2 से 3/2 again cancel, then you will get this term. Then again you are multiplying the question part is 7/4 z raised to power -2, that it -21.8 z की पावर -21/8 z की पावर -3 प्लस में 7/8 z की पावर -4. नेक्स्ट आपने फिर 7/4 से 7/4 कैंसिल, देन यू मल्टीप्लाई अगेन बाय 15.8. 15.8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15.8 z की पावर -3, देन -3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट 7/8 z की पावर -4. देन अगेन एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी एंड यू विल गेट -45.6 जेड की पावर -4 प्लस 15/6 जेड की पावर. फिर आपने, एंड ये सो ऑन प्रोसेस चलता रहेगा. आप देख रहे हैं जैसे जैसे आप डिवीजन करते जा रहे हैं पावर्स बढ़ती जा रही हैं, -3 -4 जेड की पावर -5. therefore you will get the xz is 1 प्लस में 3/2 जेड इनवर्स प्लस में 7/4 जेड की पावर -2 प्लस में 15/8 जेड की पावर -3 प्लस में 31.16 जेड की पावर 4 एंड सो ऑन. तो सो टेकिंग द जेड इनवर्स, आपने इस जेड ट्रांसफॉर्म में से xn ले लिया, दैट इज 1 into 3/2 7/4 15/8 13/16 and so on. So you will get this xn from the xz. Second method is your partial fraction method. इसके लिए भी एक सॉल्व, क्योंकि क्वेश्चन से सॉल्व करके ही बताने का मेथड था, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर सकते. और पेपर में अगर आपसे इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म पूछा जाता है तो तीनों में से एक मेथड आपके पास आएगा. यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड सॉल्व दिस इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म. इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन, देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड थोड़ा लेंथी था, ये थोड़ा शॉर्ट है सेकंड जो है, और थर्ड जो इससे भी शॉर्ट है, तो इसलिए हम फर्स्ट से सेकंड मूव करें, सेकंड से थर्ड मूव करते हैं और इजी भी हो जाता है. अब इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे. जब आपको एक एक्सजेड क्वेश्चन दे दिया, दैट इज -4 प्लस 8 जेड इनवर्स अपॉन में 1 प्लस में 6 जेड इनवर्स प्लस में 8 जेड -2, तो आपको कैसे सॉल्व करना है. देखिए, आपको, आप डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बना लेंगे. आपने देखा 4 और 2 ऐसे फैक्टर्स है जिनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है और ऐड करते हैं तो 6 आता है. तो आपको 1 प्लस 4 जेड इनवर्स इंटू में 1 प्लस 2 जेड इनवर्स, नीचे डिनोमिनेटर के आपने फैक्टर्स बना लिए. नाउ अब हम इन फैक्टर्स को अलग अलग कर देंगे. a1 प्लस में a2, कई बुक्स में आपको a1 और a2 की जगह a और b कोफिशिएंट्स मिल जाएंगे. दैट इज द सेम थिंग, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. हमें निकालना क्या है, a1 और a2 कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकालनी है. तो जब हमें a1 निकालना है तो हम a2 को कंसीडर करेंगे, और जब हम a2 निकालना है तो हम a1 को कंसीडर करेंगे. जब हमें a1 निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, जो a1 जब a1 निकालना है
तो a1 के जो डिनोमिनेटर में है उसको हम इक्वल्स टू 0 कर देंगे, वहां से हमें पता चल जाएगा z इनवर्स की वैल्यू क्या रखनी है। तो हमने उसको z नीचे पार्ट को 0 पुट किया तो z इनवर्स की वैल्यू -1/4 है, तो उस पे हमने a1 की वैल्यू निकालनी है। आप चाहो तो इस इनवर्स को सीधा करके भी पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व कर सकते हो, इट्स अप टू यू, इट्स योर विश, इट्स योर चॉइस। आप मैंने इसे इनवर्स को लेके सॉल्व कर दिया, आप इसे बिना इनवर्स के भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज a2 is equals to -4 plus 8z inverse upon में 1 plus में 4z की power -1. When you are considering a2, then you will find out the z inverse is equals to -1/2. आपने a2 के डिनोमिनेटर पार्ट को इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया और वहां से जो आपकी z की वैल्यू आई है वो आपने पुट कर दी। तो आपने देखा a1 आपको आ रहा है -12 और a2 आ रहा है 8। तो पुट दिस वैल्यू in the equation number 1, then -12 and 8 आपने यहाँ रख दिया, -12 अपॉन में 1 plus 4z inverse अपॉन में plus 8 अपॉन में 1 plus 2z. तो taking the inverse z transform and you will get this answer. -12 as it is आप कॉमन ले लेंगे और आपने ये as it is रखा और 1 अपॉन में 1 plus 4z inverse होता है -4 की पावर n। ऐसी 8 आप बाहर कांस्टेंट रखेंगे और इसका इनवर्स होता है -2n। इस लेक्चर के लास्ट में मैंने कुछ ऐसे z ट्रांसफॉर्म डाले हैं जिनको आपको लर्न करना है, सिर्फ आपको देखते ही पता चल जाता है कि z ट्रांसफॉर्म क्या है। तो मैंने लास्ट स्लाइड में मैंने लेक्चर्स वो डाले हैं z ट्रांसफॉर्म के डायरेक्ट फॉर्मूला, आप देख लेना अभी। रेजिड्यू मेथड, रेजिड्यू मेथड के लिए हमारे पास सीधा एक फॉर्मूला है जिसमें हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं और हमारे को z ट्रांसफॉर्म निकल जाता है। फॉर्मूला क्या है, xn इज इक्वल टू समेशन ऑल पोल्स रेजिड्यू ऑफ xz इज इक्वल टू z रेज टू पावर n-1। अब क्या इसमें क्या है, वेयर द रेजिड्यू फॉर अ पोल ऑफ ऑर्डर m एट z इज इक्वल टू अल्फा इज, रेजिड्यू हो जाएगा, फॉर्मूला है रेजिड्यू निकालने के लिए 1 अपॉन में m-1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंड्स टू अल्फा d रेज टू पावर m-1 अपॉन में dz m-1 z माइनस अल्फा की पावर m x z रेज टू पावर n-1। देखिए m यहाँ पर क्या है, m ऑर्डर है और अल्फा क्या है, पोल्स है। तो हमारे को क्लियर होना चाहिए m हमारे पास ऑर्डर है। आपका क्वेश्चन के अंदर m की वैल्यू 2 दे रखी है, 3 दे रखी है, वो आपको क्वेश्चन देख के पता चलेगा। ऑर्डर की वैल्यू, अल्फा क्या है, आपके पोल्स हैं और आपने बस अल्फा और m की वैल्यू पुट करनी है इस फॉर्मूले में एंड यू विल गेट द आंसर। देखिए रेजिड्यू मेथड से आपको xn निकालना है, xz ये दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को देख के, इक्वेशन को देख के पता चला नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास जो पावर है वो 1 है z की, तो इसलिए इसके अंदर जो क्वेश्चन का सिस्टम का ऑर्डर है m इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे दो पोल्स हैं, z इज इक्वल्स टू 1 और z इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि डिनोमिनेटर पार्ट को जब हम जीरो इन फैक्टर्स को 0 पुट करते हैं तो वहां से हमें पोल्स मिलते हैं। तो हमें यहाँ पे पोल्स एक बार हमें z इज इक्वल्स टू 1 पोल पे निकालना है, एक बार z इज इक्वल्स टू 2 पोल पे निकालना है और फिर उन्हें हम कंबाइन करके लिख देंगे। तो 1 माइनस नीचे 0 फैक्टोरियल कैसे आया है, m-1 लिखते हैं, m की वैल्यू 1 है तो 1-1 0 फैक्टोरियल लिमिट z टेंड्स टू 1 कैसे आया है, क्योंकि z की यहाँ पर हम जो अप्लाई कर रहे हैं z की पावर अल्फा अप्लाई कर रहे हैं, अल्फा इज योर पोल। तो यहाँ पर आपने यहाँ पे 1 पुट किया है, dz d अपॉन में dz z-1 z आपने यहाँ ये xz रखा है और z रेज टू पावर n-1, यहाँ से z-1 से z-1 कट गया और आपने z की पावर 1 लिमिट लगा के यू विल गेट द -1। नेक्स्ट फॉर द पोल इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 के लिए आप क्या करेंगे, वही सेम फॉर्मूला, z को अल्फा को 2 पुट कर देंगे, m आपका 1 ही है, अप्लाई दिस फॉर्मूला, xn रखा, z-2 से z-2 कट गया, z अपॉन में z-1 इंटू z रेज टू पावर n, आपने z को 2 पुट किया, देन यू विल गेट द 2 रेज टू पावर n and combine this formula -1 plus में 2 raised to power n into un, that is your xn. So up to this 3 methods आपके हो गए z ट्रांसफॉर्म के, रेजिड्यू मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड पार्शियल मेथड। फ्यू इंपॉर्टेंट z फॉर्मूला दे, सपोज कोई एक सिग्नल है xt टाइम डोमेन में एंड देन n डोमेन में xn है डिस्क्रीट में, तो उसका z ट्रांसफॉर्म 1 होता है, xt माइनस k है और टाइम डोमेन में, और n अगर हम लेंगे t माइनस n हो जाएगा तो z रेज टू पावर माइनस k हो जाएगा, ut लेंगे इज इक्वल्स टू un, दैट उसका z ट्रांसफॉर्म z अपॉन में z-1, e रेज टू पावर -at है एक्सपोनेंशियल टर्म, तो z अपॉन में z माइनस e रेज टू पावर माइनस है, और ये नीचे साइन और कॉस दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप चाहे तो इनका इसको भी एज ए न्यूमेरिकल कंसीडर कर सकते हैं। कई बार एमडीओ एग्जाम में पेपर आता है, फाइंड आउट द z ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ओमेगा n एंड फाइंड आउट द z ट्रांसफॉर्म ऑफ sin ओमेगा n। आप इसमें स्केलिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करें एंड यू विल गेट दिस फॉर्मूला। एंड नेक्स्ट इज द t रेज टू पावर e रेज टू पावर -at, ये भी है, आप डायरेक्ट चाहे तो डायरेक्ट इन फॉर्मूलास को लर्न कर सकते हैं। तो अप टू दिस वीडियो स्टूडेंट्स I covered Z transform and their properties and inverse Z transform.
Thank you, students.